भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे चर्चा करेंगे हम तमाम विषयों पर। केंद्र सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियां, कोरोना के खिलाफ किस प्रकार से केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम सामाजिक संगठनों ने किस प्रकार से काम किया है, किस प्रकार से इस समय राजनीति की दशा और दिशा बदल रही है। पुनिया जी, सबसे पहले आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी मोदी सरकार का एक वर्ष पूरा हुआ है, मोदी सरकार की एक प्रकार से हम कह सकते हैं दूसरी पारी है ये, मोदी 1 और मोदी 2, किस प्रकार से अंतर देखते हैं? देखिए, बहुत लंबे समय बाद जनता पार्टी 1977 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। उसके बाद 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। तो राजनीतिक तौर पर 77 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी और उसके बाद जब वाजपेयी जी बने, जब ये कहा गया कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। वाजपेयी जी ने जो शुरुआत की देश में सुशासन और विकास, इस आधार पर वो आगे चले। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी में 14 में, क्योंकि देश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे और मसले थे। एक दल को बहुत लंबे अरसे तक जनता ने अवसर दिया 55 वर्षों का, तो एक बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ मोदी 1 जो काबिज हुए प्रधानमंत्री मोदी जी, तो लोग अक्सर चर्चा करते थे गुजरात मॉडल की। गुजरात मॉडल यानी गुजरात का संपन्नता, उसकी विकसित होने की नीति, नवाचार, ये सब चीजें। तो भारत की जनता ने उनमें वो विलक्षण ताकत देखी और इसलिए भ्रष्टाचार, अराजकता, इन सब के खिलाफ लोगों ने एक बड़ा जनादेश मोदी जी को दिया। और स्वाभाविक तौर पर कि उनके व्यक्तित्व के पीछे और खास तौर पर पूरी दुनिया में जब राष्ट्रवाद का एक मंत्र के साथ लोग आगे चल रहे थे, तो भारत के लोगों ने भी राष्ट्रवाद को अपनाया। इसलिए मोदी 1 जो था, मोदी जी ने बहुत जमीनी तौर पर उन चीजों को देखा जो 55 वर्षों में हुई नहीं। उदाहरण के तौर पर जनधन की चर्चा होती है, यानी किसी व्यक्ति का बैंक का खाता नहीं होना, ये विडंबना थी इतने बड़े लोकतंत्र में। मैं यदि और आगे जाऊं तो शौचालय, 90 लाख शौचालय बने हैं, 38 करोड़ जनधन के खाते खुले हैं। तो जैसे एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 100 रुपए बेचते हैं और 15 पैसा, 100 पैसे बेचते हैं, 15 पैसा पहुंचता है। इसका मतलब ये था कि बीच में लीकेज होती थी, लेकिन जनधन ने वो सारे करप्शन पर अंकुश लगाया। इसी तरीके से आवास, इसी तरीके से उज्ज्वला। तो जो बुनियादी विकास का काम था, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहां से शुरुआत की प्रधानमंत्री जी ने। तो देश के समक्ष जो बुनियादी विकास के मुद्दे थे, वो मोदी 1 में 14 से 19 तक ये लोगों ने देखा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो देश के स्वाभिमान से ताल्लुक रखते थे, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जिससे देश के लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ, सेना का मनोबल बढ़ा, सेना को आधुनिक तरीके से सुसज्जित किया, 1 रैंक 1 पेंशन, ऐसे बहुत सारे मसले थे। मैं कहूंगा तो एक लंबी फहरिस्त होगी, लेकिन बुनियादी मुद्दों से लेकर स्वाभिमान के मुद्दों तक मोदी 1 में ये सारा काम हुआ। मोदी 2 जो है, उसमें हम देखते हैं कि जो वास्तविक रूप से जो वैचारिक मुद्दे थे देश के, उदाहरण के तौर पर 70 वर्षों से और सदियों से आंदोलन चल रहा था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। दुनिया के सारे देश जो अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, कोई पैगंबर को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है। भारत के आराध्य देव थे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो पूरे देश की निगाह थी कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने, और वो भले ही उच्चतम न्यायालय के, लेकिन सरकार की एक तरीके की नीति के कारण उसको संबल मिला और आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर की शुरुआत हो गई। संयोग था कि 26 मई 2014 को मोदी जी ने शपथ ली और 26 मई 2020 में शिलान्यास हुआ। ऐसे ही मोदी 2 में जो बड़ा काम हुआ, नागरिकता संशोधन कानून। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो विस्थापित हिंदू थे, जो विभाजन के बाद का दूसरा बड़ा मसला था कि उनके साथ बड़े अत्याचार हुए, आज वो इज्जत के साथ भारत के नागरिक बनेंगे। मुस्लिम महिलाओं में ट्रिपल तलाक एक बड़ा मुद्दा था। कश्मीर में अनुच्छेद 370, और आज संयोग है कि कश्मीर में आज पहले नागरिक को, बाहर के किसी व्यक्ति को पहली बार नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला है, उसको वहां का डोमिसाइल मिला है। तो कुल मिलाकर ये सारे ऐसे मुद्दे थे जो मोदी 2 में हुए। इसलिए मोदी 1 बुनियादी विकास के लिए और मोदी 2 वैचारिक मुद्दों के समाधान के लिए। तो
पूनिया जी, क्या ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से मोदी वन सरकार थी, जनधन खाते खोले गए, उज्ज्वला योजना आई, शौचालय बनाए गए, प्रधानमंत्री जन आवास की चर्चा हुई, तो मूल रूप से ये कहा जा सकता है मोदी वन में विकास के लिए एक आधारभूत ढांचा तैयार किया गया, और मोदी 2 जैसे ही दोबारा सरकार बनती है तो तुरंत नागरिकता संशोधन की भी बात होती है, अनुच्छेद 370-35 की भी बात होती है, राम मंदिर के विषय में भी आपने बताया। क्या वास्तव में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन कोर इश्यूज को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर अनेक वर्षों तक सड़कों पर संघर्ष करती रही, उन स्वप्न को पूरा करने का क्या ये समय आ गया है? हाँ, निश्चित रूप से मुझे अच्छे से ध्यान है कि विद्यार्थी काल में रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो विरोधी उपहास करते थे कि लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख भी बता दी और मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। ऐसे ही हम लोग नारे लगाते थे जब जम्मू जाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की पुण्यतिथि थी। मैं गौरवान्वित हूं कि जनसंघ के एजेंडे को और सरदार पटेल सरीखे अमित शाह जी के गृह मंत्री काल में और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर की समस्या का इस रूप में बड़ा समाधान हुआ। इसलिए स्वाभाविक तौर पर इन सब मुद्दों से देश में एक गौरव की अनुभूति हुई है और जनसंघ के, भारतीय जनता पार्टी के जो वैचारिक राष्ट्रवादी मुद्दे थे उनका समाधान हुआ। जी, तो सतीश जी, क्या ये भी कहा जा सकता है कि अभी तो इस समय चलो कोरोना का दौर चल रहा है, राम मंदिर और 370 ये विषय हो गए, क्या जब स्थितियां कुछ सामान्य होंगी, स्थितियां कुछ ठीक होंगी, तो क्या देश की जनता को समान नागरिक संहिता के बारे में भी कुछ बड़ा निर्णय सुनने को मिल सकता है? देखिए, क्योंकि ये मुद्दे भी ऐसे थे जिसपे लगातार लोग विरोध करते आ रहे थे। उस राम मंदिर के बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में, 35A के बारे में, नागरिकता संशोधन कानून के बारे में, पर उनका जो विरोध था वो तर्कसंगत और जायज नहीं था। उनका विरोध केवल अपीजमेंट के कारण था, तुष्टीकरण के कारण था। मुझे लगता है कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां सब लोग इज्जत और मान सम्मान के साथ रहते हैं, जिनको यहाँ स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति का, जीवन का, रोजगार का सब अधिकार है, इबादत का। ऐसे में भारत की जो एक कुल मिलाकर सभी धर्मों को सर्वधर्म संभाव, लेकिन सर्वधर्म संभाव के बीच में, लोगों के बीच में कदाचित इन मुद्दों की चर्चा जरूर होती है कि एक इस तरीके की एक नागरिकों की एक यूनिफॉर्म कोड हो जिसके आधार पर लोगों में भेद नहीं हो। जैसे मैंने ट्रिपल तलाक का जिक्र किया, तो इस 21वीं शताब्दी में भी वो मुस्लिम महिलाएं उस ट्रिपल तलाक के दंश का शिकार होती थी और अपना जीवन इसी जिल्लत के साथ जीती थी। लेकिन आज उनको जिस तरीके से आजादी की सांस मिली है, उनको इज्जत मिली है, उसी तरीके से ये भी उस सुधार का एक कदम है कि सबके लिए एक जैसी संहिता होगी, कॉमन सिविल कोड होगा। तो मुझे लगता है कि वो सबके हित में ही होगा, इसमें किसी में न भेद होगा न किसी तरीके का भेदभाव होगा। मुझे लगता है कि उस दिशा में देश में चर्चा शुरू हुई है। सतीश जी, मोदी वन में एक शब्द बार बार में सुनाई देता था, मेड इन इंडिया, और अभी कुछ दिनों से दूसरा शब्द आ गया है, आत्मनिर्भर भारत। और यदि हम इसकी भी थोड़ी सी और विवेचना करते हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान में आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस एकात्म मानव दर्शन में स्वावलंबी भारत की बात करते हैं, स्वावलंबी गांव की बात करते हैं, क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, क्या वहीं से दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन से प्रेरणा मिल रही है? देखिए, हमारे जो खास तौर पर दो बड़े महापुरुष, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, मैं यदि उनको नजदीक से देखूं तो उनके विचारों में एक साम्यता है। बापू भी ग्राम स्वराज्य की, स्वावलंबन की, स्वदेशी की बात करते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की बात करते हैं, ग्राम स्वराज्य की, स्वावलंबन की, स्वदेशी की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री जी का भी लगभग जो दृष्टिकोण है उसी से मेल खाता है, क्योंकि उनकी जो नीतियां थी, उन्होंने जिस तरीके का भारत देखा और सोचा था, इसलिए वैचारिक साम्यता महात्मा गांधी जी में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी में थी। इनकी नीतियों के मिश्रण को प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन के तौर पर, अपने दृष्टिकोण के तौर पर पेश किया है। और दीनदयाल जी कहते थे कि स्वदेशी को युगानुकूल और विदेशी को स्वदेशानुकूल जो बदलाव आया, उसमें ऐसा लगता था कि मुगलों के, अंग्रेजों के आक्रमण के बाद जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई,
और भारत एक बड़ा व्यापार का केंद्र बना, बड़ा कंज्यूमर मार्केट बना, और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारे छोटे उद्योग धंधे थे, कुटीर उद्योग धंधे थे, जिनमें स्किल थी, हुनर था, धीरे धीरे वो चीजें सिमटने लगी। लोगों का गांव से शहरों की तरफ रोजगार के लिए पलायन हो गया, और आज हम देखते हैं कि वापस इस कोरोना के काल में मटकों की डिमांड हो गई, गमछों की डिमांड हो गई। तो ऐसी जो इस तरीके की जो अपनी चीजें थी, जिससे छोटा व्यापार, छोटा गांव, छोटा उद्योग धंधा पनपता था, तो प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं, क्योंकि भारत ऐसा लगता था कि हम लोग अभी तक इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे, एक्सपोर्ट कम था, और इसलिए कहा कि परनिर्भर भारत है। तो उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर होगा, और हम लोग जो हमारा जो ब्रांड है वो खुद का अपना ब्रांड होगा, इसलिए उसको लोकल को ग्लोबल, ये कंसेप्ट है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे भारत उस दिशा में जाएगा कि भारत की अपनी एक ताकत होगी। उदाहरण के तौर पे अभी कोरोना के कालखंड में पीपीई किट नहीं बनता था भारत में, और ऐसा नहीं था कि भारत के लोग बना नहीं सकते थे, पर उस तरीके की दृष्टि किसी ने नहीं दी, प्रधानमंत्री ने दी। तो आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा पीपीई किट उत्पादक देश बन गया, जो कोरोना के कालखंड में सबसे जरूरी उपकरण था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया तो इस कोरोना के काल में भी आत्मनिर्भर भारत के रूप में जो इस समय की आवश्यकताएं हैं, उस क्षेत्र के उपकरण भी भारत बहुत बड़ी संख्या में बनाने लगा है। और वास्तव में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने स्वदेशी के प्रति जो आग्रह किया, स्वदेशी के प्रति जो देश को जागरूक किया, लगभग उसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेड इन इंडिया के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से देश के नागरिकों को एक बार पुनः स्वदेशी के प्रति जागृत कर रहे हैं। स्वदेशी का विषय जब आता है सतीश जी, तो इस समय जैसी स्थितियां चाइना बॉर्डर पर बनी हुई हैं, अनेक सामाजिक संगठन भी स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं। चीन के साथ जिस प्रकार से तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, उन स्थितियों को लेकर और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो पक्ष हैं। मैंने जैसे कहा कि बड़ा कंज्यूमर मार्केट था, और लगभग मैं देखता था कि उदयपुर की लकड़ी के खिलौने का बाजार सीमित हो गया, और चीन के और खिलौने उस बाजार में आ गए। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने आइटम थे वो भर गए, मोबाइल का लगभग 90% मार्केट। और मैं कई बार देखता था कि देवी देवताओं की मूर्ति भी चाइना से आने लग गई, पतंग की डोर और पूरा इस तरीके से जो भारत में बन सकता था। मुझे लगता है कि दो पक्ष हैं कि कई बार परिस्थितियां, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा जो है वो अवसर भी है, और शायद कोई नियति थी जिसने ये अवसर उपलब्ध कराया भारत के लोगों को, भारत के व्यापारियों को, भारत के उपभोक्ताओं को। जब स्वदेशी जागरण मंच के लोग कदाचित ये कहते थे कि चीनी उत्पादों के बारे में ध्यान रखें, कि मैं देखता था गुलाल से लेके पटाखे से लेके कोई चीज बची नहीं थी। ये बन सकती है, बनती थी, लेकिन लोगों को सस्ती, सुलभ और इस तरीके का एक नियति के साथ जब चीन के उत्पादों का आगमन हुआ, तो लोगों ने उसको हाथों हाथ सहज तरीके से लिया। जो चीन के साथ तनाव की बात है, वो तनाव एक किस्म से हमारी विदेश नीति की उस कमजोरी का हिस्सा है जो 47 से 47 से फिर 48 में गड़बड़ हुई, कबायलियों का आक्रमण हुआ। लेकिन 62 में जब चीन का आक्रमण हुआ तो वहां हमारी फौज नहीं आ रही थी। ये कहा जाता कि हम हारे, कभी नहीं आ रहे थे। 1962 में पंडित नेहरू की जिस तरीके की विदेश नीति थी और हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा लगा, नेहरू जी का और चाउ एन लाई के बारे में जिस तरीके से नारे लगते थे, तो अब जो 62 में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, तो फौज नहीं आ रही थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति आ रही थी, राजनीतिक नेतृत्व आ रहा था। मैं मान ही नहीं सकता कि भारत की फौज हार सकती है। और आज भी, अब ये भारत 62 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। और इसलिए 2020 के भारत की सेना के पास, भारत की राजनीतिक नेतृत्व के पास वो सारी ताकत, वो सारी इच्छा शक्ति, वो सारे संसाधन है। इसलिए बाकी तो मुझे लगता है कि सामरिक महत्व का विषय में बहुत ज्यादा इसमें कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन ये जरूर मैं भरोसा कर सकता हूं कि हमारी भारत की फौज आज पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। और चीन को ये तकलीफ इसलिए हुई कि आज हम लोग आधुनिक तरीके से सुसज्जित हुए। सियाचिन जो भारत की
इस समय सामरिक दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। वहां भारत ने टैंक उतार दिए, वहां हेलीकॉप्टर्स उतार दिए, वहां एयरक्राफ्ट उतार दिए। तो सामरिक तौर पर चीन को एक असुरक्षा महसूस हुई, उसी का नतीजा गलवान की घटना है। तो सतीश जी का यह भी कहना है कि जब 62 में स्थितियां थी उस समय स्थितियां अलग थी, आज की स्थितियां अलग है, और यह भी कहा जा सकता है कि उस समय हम शांति मंत्र गाते रहे और वे श्वेत कबूतर खाते रहे, उस प्रकार की स्थितियां लेकिन आज नहीं है। सेना का मनोबल आज भी ऊंचा है, उस समय भी ऊंचा था। गलवान में जिस प्रकार की स्थिति हुई उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और सतीश जी, जैसे हम देखते हैं तो कुछ वर्ष पहले डोकलाम में भी चाइना ने जिस प्रकार से संघर्ष किया, क्या ऐसा लगता है कि डोकलाम में जिस प्रकार से घटना हुई और उस घटना में केंद्र सरकार की मजबूती और सेना के साहस, इन दोनों का जो सामंजस्य हुआ उसके कारण चीन को पीछे हटना पड़ा? क्या चीन अभी तक भी सबक नहीं ले पाया है? और उसी दौर में जब हम देखते हैं तो देश के अनेक विपक्षी दल तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, और जब राजनीति उसमें चलती है तो यह भी कहा जाता है कि एक दल के कुछ नेता चीन के राजदूत से अलग से मिलते हैं, चर्चा होती है, किस प्रकार का माहौल बनता है? क्या ऐसे विषयों पर इस प्रकार की राजनीति करना उचित है? नहीं, कतई उचित नहीं है। और इस तरीके के आचरण को देश देखता है, क्योंकि जैसे कोरोना की महामारी को सबने मिलकर लड़ा, और जब कोई विदेशी भारत के मामलों में दखल देता है तो हम किसी भी दल के हों, किसी विचार के हों, लेकिन हमारे लिए देश पहले है, देश की प्राथमिकता है, और इसलिए इन चीजों से कतई परहेज किया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि क्योंकि उनकी सोच हमेशा चीन परस्त रही, चीन की नीति ये रही कि चीन जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनसे चीन को खतरा है, क्योंकि लोकतंत्र की जब आहट उनके यहाँ सुनाई देती है तो उनके भीतर एक अकुलाहट दिखती है, जो थिएनमेन चौक पर बरसों पहले हुआ। उस बड़ी आबादी के और विभिन्नताओं के देश में जिस तरीके से एकदम से हम देश की विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने, और जिस तरीके से हमारी सेना आधुनिक हुई, सेना मजबूत हुई, लोकतंत्र हमारा मजबूत हुआ, तो सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ तो चीन को थी। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसी पार्टी के जिन्होंने 55 वर्षों तक राज किया, और उन्हीं पार्टी के सर्वे सर्वा जब कोई वहां के दल के लोगों से एमओयू करते हैं तो आज नहीं तो कल जनता जवाब मांगेगी। जिस तरीके से ये कहते हैं कि वो जो बात करते हैं कि भारत की फौज कमजोर हो गई, वो प्रधानमंत्री के नाम से जो अपने देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को नहीं पहचान सकते, वो नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एक तरीके की राजनीतिक तौर पर मानसिक दिवालियेपन किसी जैसी बात मुझे लगती है। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की इमेज केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में जिस प्रकार से बनी हुई है, और विदेशों में जिस प्रकार से उन्होंने विदेश यात्राएं की, और उनका विभिन्न प्रकार से हम देखते हैं अनेक देशों में जब संकट आया और भारतीयों को वहां से वापस लेकर आए, उस समय भी पूरे विश्व ने नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता का लोहा माना, और चीन को जिस प्रकार से डोकलाम में धकेला उसी प्रकार से अभी भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसे हम कह सकते हैं कि कुशल नेतृत्व और सेना का साहस, इसका जो अद्भुत संगम है, इसी के कारण भारत पुनः सामरिक दृष्टि से और सेना की दृष्टि से भी मजबूत हो रहा है, साहस की दृष्टि से भी कहीं कम नहीं है। एयर स्ट्राइक भी जब आवश्यकता हुई उस समय की गई, सर्जिकल स्ट्राइक भी की गई। लेकिन इस समय सतीश जी, हम चर्चा आपसे ये करना चाहेंगे कि पिछले लगभग 3 महीने से कोरोना के विरुद्ध पूरा विश्व लड़ाई लड़ रहा है। इन परिस्थितियों में भी शुरुआत में जब भारत में कोरोना आया और लॉकडाउन की स्थितियां बनी, और उसके बाद में जो स्थितियां बनी, तो पूरा विश्व एक आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखने लगा। क्या लगता है, केंद्र सरकार ने ठीक समय पर ठीक प्रकार के निर्णय किए, उसके कारण कोरोना को देश में बढ़ने में समय लगा? क्या कहना चाहेंगे, क्या ठीक प्रकार से स्थितियों को संभाला गया? देखिए, जो इस तरीके की महामारी की जो एक पिछला इतिहास है वो लगभग 100 वर्षों में दोहराया जाता है। ऐसे ही लगभग 100 वर्ष पहले स्पेनिश फ्लू आया, उससे पहले कोई हैजा आया, कॉलेरा आया। तो पूरे दुनिया के सब देशों में और इस तरीके से इस वायरस का आक्रमण ये अपने आप में बड़ा अद्भुत था और बड़ा विचित्र था। पूरे विश्व के लिए एक संकट का कारण था। दुनिया के 200 देशों ने, किसी की आबादी बहुत कम है, कहीं घनत्व कम है, कहीं उनकी एक क्षेत्रफल कम है, उनके पास संसाधन ज्यादा हैं। आज हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था, यानी कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। जैसे मैंने पीपी किट का जिक्र किया, लोग पीपी किट को शब्दों से नहीं जानते थे, पीपी किट होता क्या है। मास्क
ये हमारे व्यवहार में नहीं थे। तो 135 करोड़ के देश को बांधे रखना, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कोरोना की एडवाइजरी है कि आप घर से नहीं निकलें तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, सैनिटाइजर्स। तो भारत का व्यक्ति इस तरीके के हाइजीन का, इस तरीके की प्रतिबंधों का आदी नहीं था। लेकिन ये चमत्कार हुआ, मैं देखता था कि दुनिया के कई देशों में इसलिए लोग संक्रमित हुए कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, मेयर की बात नहीं मानी। मैं देख रहा था एक मिशिगन में, अमेरिका में, मेयर के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया कि हम लॉकडाउन की अनुपालना नहीं करेंगे। ये अद्भुत है। यदि मोदी जी के अलावा कोई और व्यक्ति होता तो शायद भारत की जनता इस रूप में स्वीकार नहीं करती। तो ये बड़ी बात है कि 135 करोड़ के लोगों को लॉकडाउन के जरिए उनको बांधना और संक्रमण से बचाना। यदि आप तुलना देखेंगे तो 135 करोड़ के देश में जिस तरीके के केसेज हैं और जो मृत्यु दर है वो दूसरे देशों के अनुपात के मुकाबले काफी कम है। इसलिए निश्चित रूप से लॉकडाउन का, जनता कर्फ्यू का ये जो फैसला था वो बहुत मजबूत फैसला था जिसको लोगों ने स्वीकार किया। और धीरे धीरे जिस तरीके के उपाय हमने शुरू किए उसी का कारण है कि आज भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बना है। दुनिया ने भारत की इस महत्व को समझा है। सतीश जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही, साथ में आप जनप्रतिनिधि भी हैं, आप विधायक भी हैं। इस दौर में जब कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जनप्रतिनिधियों की क्या कुछ विशेष जिम्मेदारी बन जाती है इस दौर में? निश्चित रूप से ये एक ऐसा समय था जैसे महामारी थी और ऐसे तकलीफ और आपदा के अवसर पर लोग देखते हैं कि उनका नेता उनके बीच खड़ा है कि नहीं खड़ा। मुझे खुशी है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में भी, मेरी पार्टी के दल के सांसद और विधायक और पार्टी के जितने तमाम लोग हैं, और इसलिए मैं, जब हम लोगों ने बहुत पहले से जब इसकी आहट शुरू हुई, हमें केंद्र से, मुझे ताज्जुब हुआ कि सत्ताधारी दल के, केंद्र के लोग, सरकार अपनी व्यवस्था करती है लेकिन पार्टी की तरफ से हमें निर्देश थे कि आपको अच्छी व्यवस्थाओं के अनुरूप लोगों के बीच में काम करना है। तो मुझे खुशी है कि मेरे दल के लोगों ने केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ के काम किया, अद्भुत काम किया। और यही कारण था कि हम लोगों ने, प्रधानमंत्री ने जो कोविड से लड़ने के लिए जो पीएम केयर फंड जो बनाया, उसमें 50 करोड़ का अंशदान कार्यकर्ताओं ने 100 रुपए इकट्ठे करके और इतना बड़ा अंशदान किया। मुझे लगता है कि बहुत प्रतिबद्धता के साथ लोगों ने काम किया। 1 करोड़ 90 लाख लोगों तक भोजन के पैकेट और लगभग 1 करोड़ लोगों तक सूखी राशन सामग्री, इसी तरीके से लगभग 1 करोड़ लोगों तक फेस मास्क और लगभग 50 लाख लोगों तक सैनिटाइजर्स का वितरण। ये किसी राजनीतिक दल, मुझे कल्पना नहीं थी कि मैं कर पाऊंगा या मेरे लोग कर पाएंगे, लेकिन मुझे खुशी है, एक किस्म का जॉब सेटिस्फेक्शन है कि जनता ने हमसे जो अपेक्षा रखी वो हम पूरी कर पाए। तो निश्चित रूप से लोगों ने इस चीज को देखा है, इस चीज की तुलना करी है कि कौन उनके बीच में रहा, किसने कब मदद करी। तो इस आपदा में जिसने मदद करी, जनता उसको सम्मान भी देगी। और निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों की ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी कि वो उनके बीच में रहते। और अभी भी बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं जमीनी तौर पर कमजोर हैं, उनको दुरुस्त करने का समय, तो जनप्रतिनिधि उसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। सतीश जी, जिस प्रकार से देश में लॉकडाउन लागू किया गया उसको लेकर और उसके बाद में जिस प्रकार से सड़कों पर मजदूरों की बड़ी भारी संख्या मीडिया के माध्यम से दिखाई गई और कुछ विपक्षी दलों के नेता इस प्रकार के भी बयान देते रहे कि सरकार ने बिना तैयारी के लॉकडाउन किया, इस प्रकार की जो चीजें हैं सामान्य रूप से राजनीति में विरोधी दल करते रहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 5 लाख के आसपास लगभग संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में चूंकि आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है और आपने बताया कि आपके दल ने इस प्रकार से सेवा कार्य भी किए, क्या यहाँ की प्रदेश की सरकार ने आपसे राजनीतिक विषयों को अलग रखते हुए सेवा कार्य किस प्रकार से बढ़ाए जाएं, इन विषयों पर भी कोई चर्चा हुई? नहीं, हमने पहल करी। 27 मार्च को हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और हमने उनको प्रस्ताव किया था कि इस महामारी में हम आपके साथ हैं। फिर 2 अप्रैल को हम अधिकारियों के साथ बैठे और हमने अपने सजेशन सरकार को दिए। लेकिन मुझे लगा धीरे धीरे कि सरकार की सोच बहुत राजनीतिक होती चली गई। उन्होंने प्रधानमंत्री जी पर आक्षेप शुरू किए, उन्होंने केंद्र की सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए। तो हम ये समझ पाए कि सरकार अपनी गलतियां छुपाने के लिए और केंद्र सरकार पर एक तरीके का झूठा इल्जाम लगा रही है, तोहमत लगा रही है, जनता को, राजस्थान की जनता को भ्रमित करना चाह रही है। जबकि केंद्र की सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने
जो सहकारी संघवाद है उसकी सम्मान करते हुए यहाँ की सरकार को कोविड के लिए पूरे तरीके से फंडिंग करी, पूरे तरीके से सपोर्ट किया। लेकिन इस सरकार की नीति अपीजमेंट की थी और इस अपीजमेंट के कारण ही प्रदेश में गलत संदेश गया। एक बस्ती में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, उसने 400 को किया। नतीजा ये निकला कि उस संस्था के उस संक्रमण के कारण, तबलीगी के उस मूवमेंट के कारण हम लोग कहते रहे, लेकिन प्रदेश के 29 जिले संक्रमित हुए। इस सरकार ने उस अपीजमेंट के कारण राजस्थान की जनता का जीवन खतरे में डाल दिया, उस कौम का भला भी नहीं किया। इसी तरीके से राशन के वितरण की भेदभाव की राजनीतिक शिकायतें आती थी। ऐसे अवसर पर मुझे लगता है कि बिना निरपेक्ष तरीके से उसका वितरण किया जाना चाहिए था, पर यह सरकार नहीं कर पाई। जो स्क्रीनिंग, सैंपलिंग और टेस्टिंग होनी चाहिए थी, अस्पतालों को और क्वारंटाइन सेंटर को जैसे विकसित किया जाना चाहिए था, ये सरकार नहीं कर पाई। तो मैं तो एक शब्द में कहूं तो कोरोना के प्रबंधन में सरकार पूरे तरीके से विफल हुई। सतीश जी, एक चर्चा ये भी आई कि जिस समय कोरोना राजस्थान में आया, भीलवाड़ा में एक प्रकार से एपिक सेंटर बना और भीलवाड़ा में जिस प्रकार से संक्रमण फैला उसे राज्य सरकार ने, प्रदेश सरकार ने ठीक प्रकार से संभाला। तो उस दौर में पूरे देश में भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हुई। लेकिन उसके कुछ समय पश्चात जयपुर के रामगंज में फिर से संक्रमण का एक प्रकार से विस्फोट हुआ। उसको लेकर तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक संगठनों ने कई तरह के आरोप लगाए और यह भी बात हुई कि भीलवाड़ा मॉडल का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ, रामगंज मॉडल पर उस प्रकार से चर्चा नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भीलवाड़ा के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन, सबसे पहला कारक तो वहां की जनता थी, जिन्होंने एक अनुशासन रखा, किसी दूसरे व्यक्ति को बस्ती में प्रवेश नहीं करने दिया, अपने आप को लॉकडाउन की परफेक्ट पालना की। वहां की ब्यूरोक्रेसी, वहां की जो लोकल ब्यूरोक्रेसी थी, और उससे ज्यादा मैं मानता हूं कि जो चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर्स और खासतौर पर पुलिसकर्मी, इन सब लोगों ने जनता के साथ मिलकर वहां एक अनुशासन तय किया। इसलिए वो भीलवाड़ा मॉडल हुआ। उसमें सरकार की, मुख्यमंत्री की, चिकित्सा मंत्री की कोई भूमिका नहीं है। यदि ऐसा होता तो जयपुर से निकल के और वो उस 250-300 किलोमीटर का सफर तय करके उनकी हौसला अफजाई करते। लेकिन भीलवाड़ा मॉडल की अपनी खुद की पीठ थपथपाने की कोशिश की, दुनिया को जताया, पर वो रामगंज में चुप हो गए, वो कबूतरों के चौक जोधपुर में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुप हो गए, वो कोटा के मकबरे में चुप हो गए। तो मुझे लगता है कि इसको उन्होंने केवल एक नजरिए से देखा कि जो अच्छा हुआ वो हमने किया और जो बुरा हुआ वो जनता लापरवाह थी। सतीश जी, एक चर्चा ये भी करना चाहेंगे, अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए हैं और जून के महीने में ही इस देश ने आपातकाल भी देखा है। जून के महीने में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी बलिदान दिवस आता है और जून के महीने में ही जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव हुआ और वो पूरे देश ने देखा, जिस प्रकार से एक प्रकार से ये कहा जा रहा था एक साथ बहुत अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो, फिर भी विधायकों की बाड़ेबंदी होती है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र पर खतरा है, लोकतंत्र की मजबूती आवश्यक है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव जब कोविड की बहुत ज्यादा आक्रामकता थी, उस समय चुनाव स्थगित हुए थे और उस समय पार्लियामेंट चल रही थी, पार्लियामेंट भी स्थगित हो गई, पूरे देश भर के चुनाव स्थगित हुए जी। मैं सुन रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चुनाव टाल दिए गए और कोई हॉर्स ट्रेडिंग होने की संभावना थी, जबकि खुद राजस्थान की सरकार ने 2 बार निगम के चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव टाले, चुनाव आयोग को एफिडेविट देके और उसमें ये हलफनामा दिया कि कोविड के कारण चुनाव हम नहीं करवा सकते। दूसरी तरफ जब ये चुनाव हुए और मुझे लगता है कि जिस तरीके की संख्या बल था, उनको 2 सीट जीतनी थी, 1 सीट हमें जीतनी थी, पर लोकतंत्र की दुहाई के नाम पे और जिस तरीके से दुष्प्रचारित किया गया, तो हम तो स्वाभाविक तरीके से कहते ही थे कि जिस एक तरफ तो कोविड में मरने वालों की संख्या 300 पार कर गई थी और पिछले 10 दिन से लगातार पूरी सरकार एक रिसोर्ट में, 7 सितारा रिसोर्ट में पूरे बंधक थी। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कैसे राजस्थान की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। और केवल इतना नहीं, वो जब हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो उनका इतिहास बताता है कि 2008 और 2018 दोनों बार उन्होंने बीएसपी को जिस तरीके से अपने साथ मिलाया और इस बार तो पूरी पार्टी को ही मर्ज किया। तो कोई बता दे कि उस जेडब्ल्यू मेरिट में सत्संग करने गए थे क्या 10 दिन के लिए? या वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, हम तो एलिफेंट ट्रेडिंग की बात करते हैं कि 18 में ऐसा हुआ। जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं वो शायद भूल जाते हैं कि 45 बरस हो गए, आज से 45 बरस पहले इस देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। आजादी के बाद
ये लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला था, जिसमें 19 महीने तक लोगों ने यातनाएं झेली, जेल गए, प्रताड़नाएं हुई। और एक तरीके से जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध हो गया, लोगों की स्वतंत्रता पर, लोगों की समानता पर, लोगों की अभिव्यक्ति पर, विचारों की स्वतंत्रता पर पूरे तरीके से पहरा हो गया। वो जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जी, तो डॉक्टर सतीश पूनिया जी का यह भी कहना है कि वास्तव में जिन लोगों ने लोकतंत्र पर आघात किए हैं वे ही लोकतंत्र की मजबूती की झूठी बातें आज के इस दौर में फैला रहे हैं। सतीश जी, हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार का, जिस प्रकार से 1 वर्ष हुआ है। पहला जो टर्म था मोदी 1, उसमें आधारभूत ढांचा तैयार किया गया। मोदी 2 में विचारधारा को आगे बढ़ाने के कामकाज हुए, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना ने, हम कह सकते हैं, थोड़े ब्रेक लगा दिए। इस दौर में सबसे अधिक परेशान यदि मजदूर और किसान हुआ है, इस प्रकार की बातें भी कही जा रही हैं। उस मजदूर और किसान को मजबूत करने के लिए क्या कुछ और किया जाना आवश्यक है? प्रधानमंत्री जी ने जो जनता की मनोभावना के अनुरूप जो बड़े फैसले किए कोविड के दौरान ही, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, जो दिहाड़ी मजदूर थे उनको संकट खड़ा हुआ, जो छोटे धंधे करते थे उनको संकट हुआ, तो एक पहले उन्होंने 1,70,000 करोड़ की एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को उन्होंने शुरू किया। उसमें गरीब को 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल